नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका शहर शहर खबर खबर में। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास पर बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है। मेरी जानकारी के मुताबिक ईडी ने ये छापेमारी दिल्ली की विवादित शराब नीति घोटाले को लेकर की है। शराब घोटाले की चार्जशीट में भी संजय सिंह का नाम था। बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी शराब नीति के घोटाले के मामले में गिरफ्तार हुए हैं। बताया जा रहा है कि करीब 7 से 8 अधिकारी आबकारी नीति केस के सिलसिले में छानबीन कर रहे हैं। तो संजय सिंह के घर पर ईडी की छापेमारी चल रही है। बुधवार को सुबह से ही संजय सिंह के घर पर ईडी ने छापेमारी की है। बताया जा रहा है शराब नीति घोटाले को लेकर संजय सिंह का भी नाम शामिल हुआ था, जिसको लेकर ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है और अब छापेमारी कर रही है। तो संजय सिंह के दिल्ली आवास स्थित पर छापेमारी चल रही है ईडी की। तो शराब घोटाले को लेकर अब संजय सिंह के घर पर छापेमारी चल रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रवीण जुड़ चुके हैं। प्रवीण, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? अभी बताया जा रहा है कि ईडी ने जो तरीके से सुबह से ही संजय सिंह के घर पर छापेमारी की है। बिल्कुल, देखिए नंदिनी, आपको बता दूं, संजय सिंह जो है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, जिनके घर पे सुबह से ही ईडी ने जो दिल्ली आवास है वहां पर छापेमारी लगातार अभी भी जारी है। हालांकि देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो कार्यकर्ता हैं वो लोग भी वहां पहुंचने के जो एक अनुमान लगाया जा रहा है, तो उसको लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो तो काफी कड़ी कर दी गई है। फिलहाल के लिए संजय सिंह के ऊपर एक जिस तरह से ईडी छापेमारी कर रही है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक आफत बनी हुई है। उसके साथ ही जो संजय सिंह के जो करीबी है, अभी जो उनके घर पे भी बताया जा रहा है कि छापेमारी उनके घर पे भी चालू है। लेकिन कहीं ना कहीं जो शराब घोटाले से जुड़े हुए मामले में जिस तरह से उप मुख्यमंत्री भी जेल जा चुके हैं, उनको जेल भेजा जा चुका है, उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है, तो कहीं ना कहीं संजय सिंह के ऊपर भी अब गाज गिर रही है। तो ऐसा पहले नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार लगभग डेढ़ से 200 लोगों के ऊपर भी यहाँ पर कार्रवाई की गई है। और जो लोग इस मामले में जुड़े हुए हैं, जो शराब घोटाले से जुड़े हुए हैं, खासतौर पर उनके यहाँ पर जो ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। बात करें सुबह से ही, तो 7 बजे से पहले वहां ईडी पहुंच गई थी। उसके बाद से लगातार अभी भी लगभग काफी समय हो गया है, अभी भी जो दस्तावेज है, जो करीबी हैं और जो समय पर आवास पे जो काम करते लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर रही है ईडी। कहीं ना कहीं कुछ जो दस्तावेज है उसमें खुलासे हो सकते हैं, बैंक अकाउंट खंगाले जा रहे हैं, संजय सिंह के ट्विटर से जो भी उनकी सोशल मीडिया साइट्स है उनको भी खंगाला जा रहा है, ईमेल देखे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संजय सिंह पर अभी भी लगातार ईडी का खतरा मंडराया हुआ है। जी जी प्रवीण, क्या संजय सिंह अपने आवास पर है क्या प्रेजेंट टाइम में? जो तरीके से बताया जा रहा है कि वो ताइवान जाने वाले थे। जी बिल्कुल, देखिए संजय सिंह इस समय पर अपने आवास पर ही कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो संजय सिंह के ऊपर जिस तरह से जो कार्रवाई हो रही है, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है वो लोग वहाँ पहुंच रहे हैं। जैसा बताया जा रहा है कि इसको लेकर काफी सुरक्षा व्यवस्था उसको कड़ी कर दी गई है, चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है। संजय सिंह का आवाज जो है उस पर बहुत ही ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है, क्योंकि संजय सिंह लगातार जो जिस करते राज्यसभा में जो हमने देखा है इस तरीके से विपक्ष को घेरते, तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है लगातार जो एनडीए का जो गठबंधन है वो भी लगातार जो है संजय सिंह के समर्थन में है। और लगातार जो मनोज झा है उनकी तरफ से बयान आया है कि लगातार जो विपक्ष है वो जो सत्ता पक्ष है बीजेपी के ऊपर हमला बोल रहे हैं कि जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर अब जो लोगों के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर इस तरह से जो ईडी की कार्रवाई की जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। जी देखिए, जिस तरीके से आपने बताया लगातार विपक्ष उनका समर्थन दे रहा है। विपक्ष ये भी कहा था जब मनीष सिसोदिया को लेकर शराब नीति घोटाले को लेकर ऐसे जांच की जा रही थी, तभी विपक्ष यही कहता और आज भी यही कह रहे थे कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो जांच एजेंसियों का गलत दुरुपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, लगातार जिस तरीके से जो ईडी की छापेमारी लगातार हर एक विपक्ष के नेता के घर पे हो रही है, हर एक जगह पर हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर खास तौर पर अब विपक्ष जो है वो हमलावर हो रहा है। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में इसको लेकर बताया जा रहा है कि मोदी सरकार डर रही है, हार रही है, इस तरीके की बातें की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो मनोज झा है उनका भी बयान आया, खासतौर पर उन्होंने यही बोला है कि चाहे कितनी मर्जी आप छापेमारी कर लीजिए, समन्वित नहीं मिलेगी के पास से। कहीं ना कहीं संजय सिंह को घेरा जा रहा है और जो विपक्ष के नेता है उनको घेरा जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक खलबलाहट दिख रही है बीजेपी के अंदर, सोलह के अंदर में, कि वो कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा विपक्ष का कहना है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और उनके परिवार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउश एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को नियमित जमानत दे दी है। लालू, राबड़ी समेत लैंड फॉर जॉब केस के 6 आरोपियों ने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। इसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को जमानत दे दी है। तो लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में लालू यादव के परिवार को बड़ी राहत मिली है। बताया जा रहा है कि जमानत दे दी गई है सभी 6 आरोपियों को। तो आज फिर से एक बार पेशी थी राउश एवेन्यू कोर्ट मामले को लेकर। लगातार जिस तरीके से कोर्ट में पेशी थी, अब वहीं पर अब राहत मिल गई है। तो लालू और उनके परिवार को बड़ी राहत मिली है। जॉब फॉर लैंड मामले को लेकर बड़ी राहत दे दी गई है। संवाददाता मंजीत जुड़ चुके हैं। मंजीत, देखिए, लालू और उनके परिवार को बड़ी राहत दे दी गई है कहा जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी, मैं बता दूँ कि 10 तारीख तेजस्वी यादव और उनके परिवार के साथ पहली बार जो है कि दिल्ली कोर्ट पहुँचे थे। जबकि कई बार ऐसे मामले में तेजस्वी यादव जो है कि वहाँ उपस्थित 10 तारीख उपस्थित नहीं होते थे, लेकिन ये पहली बार जो है लालू का जो बेटे हैं और उनकी पत्नी राबड़ी देवी और इन सभी परिवार ने जो है कि दिल्ली में उनकी पेशी की और सशरीर जो है कि पेशी हुई। और पेशी में फिलहाल अभी राहत मिल गई है क्योंकि उनकी जमानत हो गई है। 50,000 मुकदमे को लेकर राशि को लेकर जो है कि जमानत की गई है। और आपको बता दें कि इस जमानत से पहले जो है कि यानी कल तेजस्वी यादव जब पटना से निकले थे तो अपने कार्यकर्ता को एक आश्वासन के लिए उन्होंने पहले ही कह दिया था कि ऐसा ये कोई बड़ी मामला नहीं है, कुछ नहीं होगा, ये सब इस तरह का बयान दिए थे और निकले थे। ऐसे कॉन्फिडेंस से उन्होंने पहले ही बोला था कि ये कुछ बड़ी मामला नहीं है। और आज उनको जो है कि दिल्ली में जो है कि कोर्ट ने राहत दी है और उनको जमानत दी है। जी मंजीत, कितने बजे पेशी के लिए बुलाया गया था आज? जी सॉरी जी, कितने बजे पेशी के लिए बुलाया गया था जिस तरीके से आज उनकी पेशी थी राउश एवेन्यू कोर्ट में? मैं बता दूं कि उनकी 10 से 12 के बीच में उनकी पेशी होनी थी और उसी में उन्होंने पेशी किया है। और कुछ देर पहले उन्होंने जो पेशी के बाद जो है कि कोर्ट की जो कार्रवाई होती है, कोर्ट की कार्रवाई होती है कागजों पे साइन करना, वो साइन करके वहां से निकल रहे हैं। आपको बता दें कि 10 से 12 के बीच में उनकी पेशी क्या कुछ प्रतिक्रिया है उनके परिवार की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर? क्या कुछ अभी तक कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है क्या? परिवार के जो है अभी कुछ बयान नहीं आए, लेकिन उनके पार्टी के जो लोग हैं वो बयान दे रहे हैं। अभी जो उनके पार्टी के जो मनोज झा हैं उन्होंने एक बयान दिया है कि जो है कि बीजेपी जानबूझ के जो है कि इस तरह का केसों में फंसाती है और दबाव दे रही है कि कहीं ना कहीं जो है कि षड्यंत्र बीजेपी का है। और बीजेपी का पुराना ये रवैया रहता है, पुराना एक आदत है जो है कि किसी मामले में प्रेशर देकर और इस तरह का कार्रवाई करे ताकि लोग जो है कि उसमें गिरते नजर आए। और इस तरह का बीजेपी का खेल है जो करते रहते हैं ताकि हमारे बीजेपी के खिलाफ कोई पार्टियां जो है बयानबाजी न करे। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर 6 लोगों को आरोपी बनाया गया था और सभी को जमानत दे दी गई है। मंजीत जी, जब देखिए जब रेल मंत्री भी जब लालू प्रसाद यादव थे तब भी जो है कि इस मामले को की गई थी और लैंड फॉर जॉब मामला था। और ये मामले जो है कि आपको बता दें कि लैंड को लेकर जॉब देने का मामला आया था और उसी को लेकर जो है कि किया था। और 2022 में भी सीबीआई और इसके टीम ने जो है कि पेश की थी और उसी को लेकर जो है कि आज पेशी थी और पेशी के बाद जो है कि उनको जमानत मिल गई है। तो कहीं ना कहीं राहत है, लेकिन फिर 16 अक्टूबर को फिर दिल्ली कोर्ट में उनको पेशी होनी है। और अब देखना ये होगा कि जो है 16 अक्टूबर को तेजस्वी यादव का शरीर पेश होते हैं कि नहीं। अभी फिलहाल उनको 50,000 मुकदमे जुर्माना के साथ उनको बेल की गई है। अभी राहत है उनको। और अभी तो कुछ जिस तरह के जो है कि आगे के लोग खुश नजर आ रहे हैं
तो कहीं ना कहीं ऐसा ऐसा नहीं है क्योंकि माननीय जो है कि पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं सुशील कुमार मोदी, उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है, ये कानून है, कानून किसी को बख्श भी नहीं है और उनको जेल जाना तय है, वो जेल जाएंगे भी जाएंगे, लड़ सकते हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सीएम योगी का आज बस्ती दौरा है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे, जिसमें सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर के अधिकारी वर्चुअली जुड़ेंगे। जनप्रतिनिधियों और संगठनों के पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही महर्षि वशिष्ठ चिकित्सालय महाविद्यालय का निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा आर्य समाज बस्ती के स्वर्ण जयंती में भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। सीएम के दौरे के मद्देनजर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस्ती दौरे पर हैं, जहां पर वो कई विकास कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी की क्षेत्रीय बैठक होने जा रही है, जिसमें महिला अनुसूचित जाति सम्मेलन पर चर्चा होगी। वहीं आज प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी काशी जाएंगे, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पैठ को और मजबूत करने के लिए आज काशी क्षेत्र की बैठक बुलाई है, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कर रहे हैं। दूसरी तरफ नोएडा में पश्चिम क्षेत्र की बैठक संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में की जाएगी। इस बैठक में जहां बीजेपी एक तरफ महिला और अनुसूचित जाति सम्मेलन पर फोकस करेगी। बता दें कि क्षेत्रीय बैठक के दूसरे दिन अवध और गोरखपुर क्षेत्र की बैठक बुलाई गई है, जहां अवध क्षेत्र की बैठक राजधानी लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में की जाएगी। तो वहीं 5 अक्टूबर को संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में गोरखपुर क्षेत्र की बैठक बुलाई जाएगी। भाजपा अपने 3 दिवसीय इस बैठक के अंतिम दिन ब्रज और कानपुर क्षेत्र की बैठक करेगी। तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी लगातार नई रणनीति बना रही है। अब बताया जा रहा है कि महिलाओं पर और अनुसूचित जातियों पर अब ज्यादा फोकस किया जाएगा, सम्मेलन किया जाएगा, उन पर चर्चा किया जाएगा और 3 दिन की लगातार बैठक होगी, जिसमें राज्य के अलग अलग जिले से जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनको बुलाया जाएगा और उनसे फीडबैक लिया जाएगा। तो 2024 मिशन को लेकर बीजेपी अब 3 दिन लगातार बैठक करने जा रही है, जिसमें तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे फीडबैक लिया जाएगा, नई रणनीति बनाई जाएगी। और कहा जा रहा है इस बार महिलाओं को और अनुसूचित जाति हैं उन पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, सम्मेलन किया जाएगा और इस पूरे रणनीति पर चर्चा भी की जाएगी। तो बैठकों का दौर जारी रहेगा। बताया जा रहा है भूपेंद्र चौधरी आज काशी दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे और तमाम तरह की नई रणनीति बनाएंगे। बताया जा रहा है कि जब से महिला आरक्षण बिल आया है, अब महिलाओं पर ज्यादा फोकस कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रितेश जुड़ चुके हैं। रितेश, बैठकों का दौर जारी रहेगा, वहीं पर आज काशी में भूपेंद्र चौधरी जाएंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए नई रणनीति बनाएंगे। देखिए नंदनी, मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी इस समय 2024 के चुनाव को लेकर के, जो आगामी चुनाव लोकसभा का आने वाला है, उसके लिए पूरी तरीके से कमर कस किया है और उनके जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के हों या प्रदेश स्तर के हों या फिर मंडल स्तर के हों, सभी नेता अपनी अपनी पैठ जमाने में जुटे हुए, क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो अब की बार प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा सीटें हैं, उन सीटों को 80 यानी 80 की 80 सीटों को कब्जे में करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से संयुक्ता से प्रयास कर रही है, जिसको लेकर के अवध क्षेत्र में, काशी क्षेत्र में और गोरखपुर क्षेत्र में, अलीगढ़ क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगाए हुए हैं। 3 दिवसीय जो है ये कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, जिसमें ये पहुंचेंगे। इसमें अनुसूचित जाति महिलाओं को लेकर के कई सारे बात विमर्श होंगे, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश के जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, तो ये सभी लोग मिलकर के आज ये इस तरीके का वो कर रहे हैं। आज अगर बात की जाए तो काशी क्षेत्र में आज दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो संसदीय क्षेत्र है काशी, वहां पर
सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं और वहां पर उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र चौधरी, उनके द्वारा वहां पर एक आयोजन किया जा रहा है और वहां पर वो मुलाकात होगी और आज बैठक का दौर शुरू होगा। जी देखिए, जिस तरीके से आज बताया जा रहा है कि भूपेंद्र चौधरी जो है काशी में जाकर बैठक करेंगे, वहीं पर कहा जा रहा है कि मंत्री धर्मपाल सिंह भी बैठक करेंगे और 2024 को लेकर नई रणनीति भी बनाई जाएगी, क्योंकि महिला आरक्षण बिल आने के बाद कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी अब महिलाओं पर ज्यादा फोकस कर रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल आया तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में एक गूंज उठी है कि जो बिल पास किया गया उस बिल को तत्काल लागू किया जाए, जिसको लेकर के सभी पार्टियां जो विपक्षी दल है वो कटिबद्ध है। उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बैठकें कर रही है। जैसा कि आज काशी क्षेत्र में बैठक होना है, काशी क्षेत्र में बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, वो वहां पर बैठक लेंगे। और उसी समय अगर बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यानी नोएडा में, वहां पर आज उत्तर प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं संगठन के, वो धर्मपाल, वो वहां पर बैठक में हिस्सा लेंगे। तो वहां पर सभी मंडल स्तर के जो कार्यकर्ता उनको बुलाया गया है, महिलाएं हैं, जो महिला अनुसूचित जाति की हैं। तो ऐसे में अब वोट बैंक साधने का प्रयास इस तरीके से किया जा रहा है। इसको बहुत गहनता से समझने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी वर्ग के वोटरों को नहीं छोड़ना चाहती, चाहे वो वर्ग से आ रहे हैं। सबको खुश करने के लिए कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उसकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। गोरखपुर की बात की जाए तो गोरखपुर क्षेत्र में भी दौरा होगा, वहां पर भी बैठकों का दौर होगा। ऐसे में पूरे उत्तर प्रदेश में अभी बैठकों का दौर जो है लगातार चलता रहेगा, क्योंकि 24 चुनाव नजदीक है और पूरी तरीके से होमवर्क तैयार करके भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतर रही है। रितेश, क्या लगता है कार्यकर्ताओं को कुछ निर्देश भी दिए जा सकते हैं क्या? जिस तरीके से जातीय जनगणना को लेकर मुद्दा जोरों शोरों से उठा हुआ है और अब वहीं देखिए एनडीए इसका विरोध कर रही है, तो एनडीए में भी कई लोग इसका समर्थन दे रहे हैं, लेकिन कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। देखिए, ये राजनीतिक पहलू है, इसको समझने की बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से नियमता अभी दोनों सदनों में पास कराया गया है बिल महिला आरक्षण का, उसको पास होने के बाद कई सारी चीजों की मंजूरी लेनी होती है। जनगणना, जातीय जनगणना, भारत देश काफी बड़ा देश है, 140 करोड़ की जनता है, तो ऐसे में तत्काल जनगणना कराना और समय पर, इस समय इलेक्शन भी सर पर है 2024, तो ऐसे में सारी चीजें इधर की उधर हो सकती है। अगर राजनीतिक जो विश्लेषक है उनकी बात माने तो अभी इसमें समय लग सकता है, इसमें 5 साल से 10 साल का भी समय लग सकता है। तो जिस तरीके से बताया जा रहा है पार्टी की सरकार के द्वारा, और विपक्ष जो हमला कर रहा है, विपक्ष तो एक तरफा यही हमला कर रहा है कि जो जिस तरीके से आरक्षण लागू किया गया उस आरक्षण को तत्काल इसी चुनाव में भी लागू किया जाए ताकि महिलाओं को लाभ मिल सके। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पुरजोर कोशिश में लगी हुई है कि सभी वोटरों से वो वोट बैंक साध सके, पहुंच सके, मिल सके, जिसके लिए बैठकों का वो दौर जारी है लगातार। जी देखिए, उत्तर प्रदेश का रास्ता पूर्वांचल से होकर गुजरता है और पूर्वांचल के साथ के लोगों के साथ बताया जा रहा है कि ताबड़तोड़ बैठकें की जा रही हैं, तो क्या कुछ आगामी जिस तरीके से इस कार्यक्रम भी किया जा सकता है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, तो जब चुनाव नजदीक आता है तो सभी के कुछ ना कुछ अपने एजेंडे होते हैं, उन एजेंडों के तहत वो काम करते हैं। तो अभी भारतीय जनता पार्टी इस एजेंडे के तहत काम कर रहा है कि जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत सरकार के द्वारा या प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाने वाली जो बुनियादी सुविधाएं जो जनता को दी गई हैं, उस पर वो बात विमर्श करते हैं। उसका गुरु मंत्र वो अपने कार्यकर्ताओं को देंगे और देते रहे कि वो समय समय पर जा करके पहुंचे, हर उस दरवाजे पर दस्तक लगाएं और उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जाने वाली सुविधाएं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी जाने वाली सुविधाएं, जो भी प्रदेश में सुविधाएं हैं, उनको जाकर के वो डोर टू डोर पहुंचे और बताएं, ताकि आने वाले समय में लोगों को ये पता चले कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता के लिए क्या किया है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी सक्रिय नजर आ रही है। आज से 2 दिन के प्रतापगढ़ दौरे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव रहेंगे, जहां 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में अखिलेश यादव शामिल होंगे। प्रशिक्षण शिविर का प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम उद्घाटन करेंगे। 5 अक्टूबर को अखिलेश यादव शिविर को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव समापन करेंगे। सातों विधानसभा के करीब 5,500 कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के अलावा 500 दूसरे नेता प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। बता दें कि जाति जनगणना के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव चर्चा कर सकते हैं। तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से सभी पार्टियां सक्रिय नजर आ रही हैं,
उसी बीच समाजवादी पार्टी भी अब लगातार अपनी रणनीति बना रही है और बताया जा रहा है कि 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर प्रतापगढ़ में लगाया जाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ से और तमाम नेता इसमें शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव चर्चा भी कर सकते हैं इसमें जाति जनगणना को लेकर। बार फिर से संवाददाता रितेश की तरफ रुख करते हैं। रितेश, समाजवादी पार्टी भी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम तरह की रणनीति बनाई जा रही है और इसमें कहा जा रहा है प्रतापगढ़ में 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा। देखिए नंदनी, अब जिस तरीके से बैठकों का दौर आप देख रही हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकें कर रहा है, कांग्रेस पार्टी लगातार बैठक कर रही है, तो उसमें समाजवादी पार्टी भी अपना दम दिखाने के लिए, अपनी चीजों को देखने के लिए जुटी है। तो आज वो प्रतापगढ़ का 2 दिवसीय दौरा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव वहां पहुंचेंगे। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल हैं, वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर में 5,000 से ज्यादा कार्यकर्ता सम्मिलित होने की बात कही जा रही है। और जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, इस चुनाव में जिस तरीके से सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने के लिए, अपनी उपलब्धियों को गिनाने के लिए जनता के बीच जाती हैं, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के साथ एक बड़ा सवाल उठता है कि अभी उन्होंने एक बड़ी हार खाई है, तो उसके बाद अब कैसे वो 2024 के चुनाव में और किन मुद्दों के तहत वोट मांगने जाएंगे। हालांकि 2 चुनाव में देखा होगा कि उन्होंने बड़े करारी हार का शिकस्त का सामना करना पड़ा। जैसे आजमगढ़ की सीट उनके हाथ से गई, रामपुर की सीट हाथ से उनके गई। तो ऐसे में अब समाजवादी पार्टी क्या गुरुमंत्र देगी। आज ये प्रशिक्षण शिविर है, 2 दिवसीय दौरा है अखिलेश यादव का। इसमें ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो कार्यकर्ताओं को किस तरीके का गुरु मंत्र देंगे या उनके प्रदेश अध्यक्ष किस तरीके का गुरु मंत्र देंगे। हालांकि अगर राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि इनके पास जो एजेंडे हैं, उन एजेंडों के तहत, यानी पुरानी जो अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जिन तरीके का कार्य जनता के बीच में किया था, उसको वो सामने लाने की कोशिश करेंगे, जनता तक बताने की। हालांकि इतना सीमित नहीं हो पाएगा, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकें कर रही, क्योंकि उनके पास संसाधन है, उनकी सरकार है, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे वो देश में हो, ऐसे में और सभी पार्टियां उनके कहा सामने जा रहा है किस तरह कि से टिकेंगी, ये देखने समाजवादी वाली पार्टी लगातार जातीय जनगणना को लेकर सवाल उठा रही है और ये मुद्दा भी उठाने की कोशिश कर रही है। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव इस पर भी चर्चा कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल सही बात है, क्योंकि विपक्ष के पास अगर विपक्ष इस तरीके की बात नहीं करेगा तो ये इस तरीके की चीजें जनता के सामने भी नहीं आएंगी। जातीय जनगणना की रही बात, तो जातीय जनगणना के लिए कांग्रेस पार्टी भी लगातार लामबंद है और अखिलेश यादव का भी आज जहां तक ये मिलने में सूचना मिल रही कि जो आज बैठक होनी है प्रतापगढ़ में, वहां पर ये जातीय जनगणना पर भी अपने कार्यकर्ताओं से बात कर सकते हैं और उनको कुछ संदेश भी दे सकते हैं, निर्देश भी कहा जाए तो दे सकते हैं। तो ऐसे में जातीय जनगणना इस समय एक बड़ा मुद्दा उठ करके आ रहा है। INDI के गठबंधन में अखिलेश यादव ने भी ये साफ तौर पर कह दिया था कि अब की बार जब नवरात्र होगा, नवरात्र के बाद ही वो अपने सीटों को डिक्लेयर करेंगे, अपने प्रत्याशियों को डिक्लेयर करेंगे, कहां से कैसे चुनाव लड़ना है। तो ऐसी सब रणनीति समाजवादी पार्टी के पास भी है। हालांकि अभी जिस तरीके की सूचना मिल रही है वो ये है कि 5,000 से ज्यादा कार्यकर्ता जुटने वाले हैं, जिनका एक शिविर होगा और उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के नरेश उत्तम पटेल, वो भी मौके पर मौजूद रहेंगे। इस प्रशिक्षण शिविर में क्या क्या गुरुमंत्र दिए जाएंगे, प्रशिक्षण शिविर के बाद ही जानकारी मिल पाएगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के लिए शहर शहर खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।